गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जैव मंडल एवं बायोम, बायोस्फीयर एवं बायोम। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह बहुत सकरा एवं बहुत चौड़ा हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसमें संलग्न पारिस्थितिकी तंत्र की दशाएं मध्यवर्ती होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह रैखिक होता है क्योंकि इसमें एक आवक समुदाय के प्रजाति संगठन में क्रमिक वृद्धि देखी जाती है तथा साथ साथ समीपस्थ अन्य निर्गामी समुदाय की प्रजातियों में कमी देखी जाती है। तो ये तीन स्टेटमेंट है दोस्तों। तो कमेंट करके आप बताइए पहला स्टेटमेंट सही है। सॉरी, क्वेश्चन देखिए पहले, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपर्युक्त विशेषताओं को परिलक्षित करता है। ये देखिए, तो अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये जो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं ये इसको डिफाइन करता है या फिर इसको डिफाइन करता है या फिर इसको करता है या फिर इसको करता है। पहला है निकेत, दूसरा है कोर प्रभाव, तीसरा है संक्रमिका यानी इकोटोन, और चौथा है आवास यानी कि हैबिटाट। तो आप बताइए इसमें से ये तीन स्टेटमेंट किसको डिफाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बताइए दोस्तों। ये डिफाइन कर रहा है इकोटोन को, संक्रमिका को। और ये जो चारों ऑप्शन है, ऑप्शन के माध्यम से और MCQs के माध्यम से इनको सॉल्व करेंगे। तो निकेत हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, आवास हम पढ़ चुके हैं। आज हम दोस्तों कोर इफेक्ट यानी एज इफेक्ट जो इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है और ऑप्शन सी जो राइट आंसर है संक्रमिका इकोटोन, ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, जो इकोटोन है जिसको संक्रमिका कहते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, ये एक पारितंत्र है, फॉर एग्जाम्पल स्थल पारितंत्र, और दोस्तों ये है जलीय पारितंत्र यानी समुद्री पारितंत्र। ये दो पारितंत्र है दोस्तों। तो इनके बीच का जो संक्रमण एरिया है ये वाला, ये इकोटोन है दोस्तों, ये है संक्रमिका। इसके बारे में वो क्वेश्चन था। तो अब देखिए, इकोटोन दो या अधिक विविध पारितंत्रों के बीच एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, विशिष्ट क्षेत्र है। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है दोस्तों, इसमें ना जो स्थल पारितंत्र है इसमें जो प्रजातियां पाई जाएंगी या जो जैव विविधता पाई जाएगी वो भी इसमें पाई जाएगी। इस वाले पारितंत्र में जो जैव विविधता प्रजातियां पाई जाएंगी वो इसमें भी पाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों इन दोनों की विशेषताएं और प्रजातियां तो इसमें पाई ही जाएंगी, इसके अलावा इसमें कुछ अन्य प्रजातियां भी पाई जाएंगी इकोटोन के अंतर्गत। और इसमें जो आपको ध्यान रखना है पॉइंट जो है, एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह अलग होते हैं। हाँ, इसमें भी वो प्रजातियां नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर भी इसमें पाई जाती है। ये इकोटोन है दोस्तों। देखिए इसको और समझते हैं, इस डायग्राम को देखिए आप। ये इकोसिस्टम 1 है, लैंड इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र 2, एक्वाटिक इकोसिस्टम। और जो ये जो एरिया है ना दोस्तों, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये इकोटोन है। ये अब इसमें प्रजातियां इसमें भी हैं, इसमें है, वो भी है, प्लस कुछ अन्य भी हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये वाली प्रजातियां भी हैं, ये भी हैं, कुछ अन्य प्रजातियां भी हैं, उस इफेक्ट को बोलते हैं दोस्तों एज इफेक्ट, कोर प्रभाव। इसको भी अभी समझेंगे, ये एज इफेक्ट है। अब देखिए कोर प्रभाव क्या है, दो पर्यावासों की सीमा पर, देखा ना अभी दो पर्यावास थे, इस डायग्राम में भी देखिए, ये इकोसिस्टम ए है, ये इकोसिस्टम बी है, ठीक है। दो पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है। यानी कि ये जो इसकी सीमा ये है और इसकी सीमा ये है, यहां पर जो परिवर्तन होंगे दोस्तों वो कोर इफेक्ट है। अब इसको ऐसे समझो, यहां देखिए ये जो इकोसिस्टम है इसमें 3 स्पीसीज है। आप देखिए रेड कलर में, येलो और ब्लू, और वो भी राउंड शेप में। इधर देखिए 3 स्पीसीज है। अब ये इधर देखिए, ये 3 स्पीसीज भी इधर है, ये 3 स्पीसीज भी इधर है।
प्लस कुछ अन्य स्पीसीज भी इसके अंतर्गत आ गई हैं, तो ये हो गई टोटल 9 स्पीसीज। ये कोर इफेक्ट है। इसमें जो मेन पॉइंट है देखिए, यहाँ विविधता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी कि जितनी इस इकोसिस्टम में बी में विविधता पाई जाएगी उससे ज्यादा इकोटोन में पाई जाएगी दोस्तों। इसमें जितनी होगी ए वाले में उससे ज्यादा इकोटोन में होगी। और इसमें वृद्धि उत्पादकता क्यों होती है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नीच जो है निकेत, ये हम कल पढ़ चुके हैं, हैबिटाट हम कल देख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, कोर इफेक्ट पे एक सवाल है, एज इफेक्ट पे, कोर प्रभाव पर पढ़िए। कोर प्रभाव क्षेत्र में विविधता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से पढ़ना। पहला स्टेटमेंट है दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, जो अभी हमने एज इफेक्ट देखा ना, कोर प्रभाव, इसमें जो विविधता पाई जाती है अधिक, उसके क्या कारण है। तो पहला बता रहा है कि दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना, यानी कि क्या कह रहा है ये पारितंत्र ए है और ये बी है। तो ये जो इकोटोन है इसमें दोनों क्षेत्रों का संसाधन पाए जाएंगे, जो यहाँ के हैं वो भी हैं, यहाँ के हैं वो भी हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट है सही। दूसरा कह रहा है वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की कमी, प्रकाश तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित होते हैं। अब देखो दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लेते हैं ये है वन पारितंत्र और ये है मरुस्थल पारितंत्र, डेजर्ट वाला। तो दोस्तों इसकी जो तापमान है मरुस्थल का वो अलग होगा, इसकी मृदा की नमी अलग होगी, वन वाले की अलग होगी, लेकिन इस एरिया में आते ही इनमें परिवर्तन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल परिवर्तन होता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है। अब माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कैसे हो सकता है, तो होने को तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि इसका आंसर सी है सभी तीन। बट माइक्रो क्लाइमेट भी एक बार समझ लेते हैं। सूक्ष्म जलवायु क्या होता है दोस्तों, सामान्य जलवायु है किसी क्षेत्र, मान लीजिए उस सामान्य जलवायु के क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत एक छोटा क्षेत्र होता है कोई भी, और उस छोटे क्षेत्र की एक विशिष्ट जलवायु होती है दोस्तों, वो होती है माइक्रो क्लाइमेट, सूक्ष्म जलवायु। जैसे ये है मरुस्थल है इधर, इसका क्लाइमेट अलग होगा दोस्तों, और वन का क्लाइमेट अलग होगा, लेकिन जो इकोटोन बना है, ये वाला एरिया जो बना है, यहाँ पर एक माइक्रो क्लाइमेट जनरेट हो जाएगा, सूक्ष्म जलवायु। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट ये सही है। अब देखिए, ये जो हमने एज इफेक्ट पढ़ा, जो कोर प्रभाव पढ़ा, इसमें जो कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता रखते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके कारण क्या है, ये कारण दोस्तों थोड़ा इन पे सवाल बन सकता है, तो इन कारणों को थोड़ा समझिए। पहला कारण है जो अभी क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना, बिल्कुल ये कारण हम समझ चुके हैं अभी, वही एग्जांपल सेम। ये इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम ये है, ये ए है, ये बी है, ये मान लेते हैं मरुस्थल वाला है, और ये वन पारितंत्र है। तो दोनों के संसाधन पाए जाएंगे। दूसरा कारण क्या है वो हम स्टेटमेंट में देख चुके हैं, वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, ये परिवर्तित होते हैं यहाँ पर, ये देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट सूक्ष्म जलवायु का निर्माण, ये हम क्वेश्चन के माध्यम से देख चुके हैं। तीसरा समझिए, चौथा सॉरी, कोर क्षेत्र पर प्रकाश की अधिक उपलब्धता, यहाँ पर प्रकाश की उपलब्धता अधिक होती है मान लीजिए, तो पादपों में तीव्र वृद्धि होगी, पादपों में तीव्र वृद्धि में सहायक होती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। यहाँ पर अब प्रकाश से दोस्तों पादप, फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जो भी पादप है सॉरी, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण, अपना भोजन बनाते हैं। तो जब प्रकाश ज्यादा आएगा, फोटोसिंथेसिस होगी, तो उनमें वृद्धि होगी। पांचवा पॉइंट देखिए, पादपों की विविधता में वृद्धि। अब पादपों की विविधता में वृद्धि हो रही है तो एक फूड चेन होती है, तो उससे क्या होगा, शाकाहारी जो जीव है उन पर जो निर्भर है उनमें वृद्धि होगी, और उनमें वृद्धि से क्या होगा, ओवरऑल उसमें जैव विविधता ज्यादा होगी। इसलिए इस एरिया में दोस्तों जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। गुड मॉर्निंग प्रखर। अब देखिए इकोटोन पर एक सवाल और देखिए, इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तनाव का क्षेत्र होता है, बिल्कुल अभी इकोटोन समझा। तनाव का मीन्स दो देखे ना अभी, तो दोनों का है ना। यह जैव विविधता से समृद्ध होता है, बिल्कुल अभी देखा।
ये वाली जैव विविधता भी यहाँ पाई जाएंगी, ये भी पाई जाएगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी पाई जाएगी। और इकोटोन एक पारिस्थितिक तंत्र में विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका निभाता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका निकेत निभाता है, नीस, ना कि ये। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल 2। देखिए ये इकोटोन हम देख चुके हैं, अभी पूरा समझ चुके हैं इसको। अब देखिए दोस्तों दूसरा, ये एक और सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब ये जो सवाल है, देखिए जैविक समुदाय क्या होता है? कम्युनिटी। मैच करना है, सही है क्या? ये कह रहा है एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैविक समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक। तीसरा है जैव मंडल, और सब जैव मंडल क्या है? सभी पारिस्थितिक तंत्र का समूह। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों ये तो गलत है, अभी देखेंगे इसको कैसे गलत है। ये 2 सही है, तो 2 और 3 सही सुमेलित है, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। अब ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये सवाल है पारिस्थितिक संगठन के स्तर से। ये जो टॉपिक है दोस्तों, पारिस्थितिक संगठन के जो स्तर है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी में सवाल बन सकता है। देखिए अगर हम पारिस्थितिक संगठन के स्तर की बात करते हैं, तो ये शुरुआत हो जाता है अणु से। मेन तो खैर जीव से स्टार्ट होता है, वो हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन ये भी हमारा समझना जरूरी है। अब इसको आप ऐसे समझना, इस डायग्राम से मैं आपको हिंट बताता जाऊंगा कि ये इससे रिलेटेड है वो, और इस पर आप विशेष ध्यान देकर इसको समझो। दोस्तों अणु है, अणु क्या है? ये यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। फॉर एग्जाम्पल जल के अणु, डीएनए। अब ये अणु मिलकर निर्माण करते हैं दोस्तों कोशिका का, यानी कि देखिए इन्होंने तंत्र का, न्यूरॉन सेल, तंत्र का कोशिका का निर्माण करते हैं। अब कोशिका का है क्या है? ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और जो कोशिका है, कोशिकाओं का जो समूह है, वो बनाता है अंग, अंग तंत्र, ऊतक, इनका निर्माण करता है। तंत्र का ऊतक, मस्तिष्क, तंत्र का तंत्र। डायग्राम साथ में देखते हुए चलना। और अब आते हैं दोस्तों, अब ये जो है ना, ये ऐसे करके ये ऐसे है, इसको ऐसे ध्यान रखना, यानी इस कोशिका समूह के ऊपर है जीव। अब जीव जो है इंडिविजुअल, इसको ध्यान से सुनो, जो इंडिविजुअल है दोस्तों, जीव है। अब इंडिविजुअल जो है दोस्तों, ये जो पारिस्थितिक संगठन के स्तर है, उसमें जो इकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, ये ध्यान रखना, जो इकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, इकोलॉजिकल एनालिसिस, इसका 0 स्तर है ये जीव, एकाकी जीव। और जीव यहाँ जीव के रूप में यहाँ पर देखो लिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर भैंस को, ठीक है। अब जो जीव है दोस्तों, अब एक ही प्रजाति के विभिन्न जीव, एक ही प्रजाति है भैंस, इसके विभिन्न जीव एक ही भौगोलिक क्षेत्र में और एक ही समय पर पाए जाते हैं, तो वो हो जाती है दोस्तों जनसंख्या, पॉपुलेशन। ये जीव है, प्रजाति है, इसके विभिन्न सदस्य, यहाँ की देख लो, ये भैंसों का समूह एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है, भैंसों का जो समूह है ये है जनसंख्या। अब जनसंख्या जो है, इसको ध्यान रखना है, जो इकोलॉजिकल एनालिसिस जो अभी अपन ने देखा था, ईए, इकोलॉजिकल एनालिसिस, इकोलॉजिकल एनालिसिस का ये फर्स्ट लेवल है, यहीं से कोई इकोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है दोस्तों, लेवल 1, ये आपको लेवल 1 है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जीव, भैंस को एग्जाम्पल लिया हुआ है, भैंसों का समूह यानी एक ही जीव के विभिन्न सदस्य, जनसंख्या। अब दोस्तों आता है, इसके बाद आता है कम्युनिटी, समुदाय, जैविक समुदाय। अब जैविक समुदाय क्या है? देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें देखो सांप भी है, बाज भी है, भैंस भी है, कुत्ता भी है, घास भी है। यानी कि अब ये कह रहा है कि विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न सदस्य, यानी विभिन्न प्रजातियों के जनसंख्याओं का समूह। यहाँ पर भैंसों का समूह था वो जनसंख्या, अब विभिन्न प्रजातियों के जनसंख्या का समूह वो हो जाएगा दोस्तों समुदाय, कम्युनिटी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रजाति क्या है? बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं प्रजाति, एक प्रजाति, दो प्रजाति, स्पीशीज। तो दोस्तों प्रजाति जो है ना, देखिए प्रजाति किसको कहेंगे हम? जीवों का वह समूह जिसके सदस्यों के मध्य सफल प्रजनन क्रिया संभव हो, ये पॉइंट याद रखना। प्रजाति हम किसको कहेंगे? जिनके मध्य सफल प्रजनन क्रिया संभव हो। अब यहाँ पर सफल प्रजनन क्रिया से क्या आशय है? यानी कि जो संतति उत्पन्न कर सके आपस में जिनके सदस्य, जैसे अभी हमने देखा
भैंस, यहाँ पर देखिए भैंस एक प्रजाति है, तो भैंस आपस में संतति उत्पन्न कर सकती है, इनके मध्य सफल प्रजनन हो सकता है। सांप एक प्रजाति है, इनके मध्य हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों प्रजाति, इसको ध्यान रखना। तो हमने समुदाय देखा, अब यहाँ पर ध्यान रखना समुदाय और इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र में एक ही अंतर है। समुदाय जो है ना दोस्तों, इसमें केवल बायोटिक कंपोनेंट ऐड है, जैविक घटक है केवल, देखिए। और जैसे ही समुदाय में जैविक घटकों के साथ अजैविक घटक और इंक्लूड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक, देखिए कम्युनिटी ये वाला, और उसके आसपास के निर्जीव घटक, और आगे देखो इसमें चट्टान, हवा, ये इंक्लूड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा इकोसिस्टम। और सभी पारिस्थितिक तंत्रों का जो समूह है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो ये हमने एक एक करके पारिस्थितिक संगठन के स्तर देखे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आया समझ में? बताइए कमेंट करके। अगला देखते हैं दोस्तों, स्पीशीज बता दिया। अब एक दूसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? कीस्टोन स्पीशीज, फाउंडेशन स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज और संकेतक स्पीशीज। बताइए कमेंट करके। दोस्तों इसका आंसर है संकेतक प्रजाति। अब हम एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों इस सवाल को इसीलिए रखा है कि जिससे आपको बाकी प्रजातियों के बारे में भी डिस्कस कर सके कि स्टोन स्पीशीज क्या है। तो ये देखते हैं, देखिए अब फाउंडेशन स्पीशीज क्या होती है दोस्तों? फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। नाम से पता लग रहा है दोस्तों, फाउंडेशन उनके लिए बेस प्रदान करती है अन्य प्रजातियों के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझिए। फाउंडेशन प्रजाति का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है दोस्तों कोरल, क्योंकि जो कोरल है ना दोस्तों, वो कोरल रीफ का निर्माण करता है और कोरल रीफ में अन्य जातियों को भी संरक्षण मिलता है। तो फाउंडेशन प्रजाति होती है कोरल के एग्जांपल से, इसको ध्यान रखना। अगला देखिए अम्ब्रेला स्पीशीज। अब दोस्तों वैसे तो अम्ब्रेला स्पीशीज के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मानक या इसकी डेफिनेशन निर्धारित नहीं है, बट हम इकोनॉमी में भी जैसे पढ़ते हैं ना, ये अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि उससे उसके टर्म से ही पता लग रहा है कि ये काफी वाइड रेंज में इसके टर्म है, यानी जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर रह सकती है, और ये कीस्टोन प्रजाति की तरह ही होती है अम्ब्रेला जो स्पीशीज होती है। अगली देखिए दोस्तों संकेतक स्पीशीज। हाँ, इसको थोड़ा और ध्यान से देखना है, इस पे सवाल अभी इसी पे ये हमने पूछा था दोस्तों। संकेतक प्रजाति से अभिप्राय है किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील है। हाँ, ये याद रखना, यानी ये जो प्रजाति होती है ना दोस्तों, कोई भी इकोसिस्टम में कोई माइनर सा भी चेंज आएगा या क्लाइमेट चेंज में कोई भी माइनर सा परिवर्तन आएगा तो वो सबसे पहले ये जाति प्रभावित होती है, ये बहुत संवेदनशील होती है। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे जल में मान लो जल प्रदूषण, एयर वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, उसका स्तर बढ़ता है, तो मछली को हम एज ए इंडिकेटर स्पीशीज देखते हैं। सबसे पहले उसको संवेदनशील है, उसी से पता लग जाता है कि इस इकोसिस्टम में कोई चेंज आया है। तो ये हमने 3 प्रजाति देखी, फाउंडेशन, अम्ब्रेला, संकेतक। अब देखते हैं दोस्तों कीस्टोन स्पीशीज। इसमें पहले एक सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीस्टोन प्रजाति संख्या एवं जैव भार की दृष्टि से किसी समुदाय में प्रमुख होती है। दूसरा, कीस्टोन प्रजाति समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। ठीक है। तीसरा देखिए, ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती हैं। बताइए कमेंट करके कौन सा सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, कीस्टोन प्रजाति का आशय ही ये है कि उसकी संख्या कितनी, उन प्रजाति के मेंबर की संख्या क्या है, उनका बायोमास क्या है, ये सब की जरूरत नहीं है, इनके बिना भी वो किसी समुदाय में प्रमुख होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। और कीस्टोन प्रजाति समुदाय के अवलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, बिल्कुल दर्शाती है, ये सही है। और ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है, बिल्कुल निभाती है, ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि केवल 2 इसमें सही है, आंसर है बी। अब देखिए कीस्टोन स्पीशीज दोस्तों, कीस्टोन स्पीशीज क्या है दोस्तों? दोस्तों कीस्टोन स्पीशीज आर स्पीशीज दैट हैव ए मैसिव इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे अगर इनको इकोसिस्टम से हटा लिया गया दोस्तों, तो इकोसिस्टम में ड्रास्टिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? इकोसिस्टम में जो अन्य प्रजातियां उनकी संख्या एकदम से कम हो जाएगी,
और जो अपनी जो ये है प्रजातियों की संख्या कम हो जाएगी, इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व जो है वो सडनली चेंज हो जाएगा। ये है दोस्तों कीस्टोन स्पीशीज, ये इसका इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब कीस्टोन स्पीशीज के कुछ उदाहरण देख लीजिए, ये आपको याद हो तो अच्छा है। जैसे मैंग्रोव ट्रीज कीस्टोन की तरह कार्य करता है। सी ओटर्स, शार्क, एलिफेंट, ये दोस्तों कीस्टोन प्रजातियों के कुछ उदाहरण हैं। थैंक यू। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों देखो 2011 और 2013 के सवाल हैं। ये दो सवाल पूछे थे। अब इनको हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैव मंडल यानी बायोम से रिलेटेड ये सवाल थे। देखो पहला सवाल था 2013 का, आई थिंक, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ घास स्थल के बारे में बात की गई। तो घास स्थल एक तरीके के बायोम होते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी एक बायोम है। तो हम आज की क्लास हमारी जैवमंडल और बायोम पे है, इसलिए हमने ये दो सवाल आपको दिखाए हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा होता है क्योंकि दोस्तों वर्षा वनों की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। इसका आंसर ये है, यूपीएससी ने ये माना था। और इसका जो आंसर है दोस्तों, ये जल की सीमाओं एवं आग के कारण। ये दो सवाल है। अब बायोम को देख लेते हैं दोस्तों। बायोम जो है, अब इसको बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों, तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक जो तंत्र है वो बायोम कहलाता है। यानी कि जो मेजर जो इकोसिस्टम है उनको हम बायोम कह सकते हैं दोस्तों। इसमें जो मेन पॉइंट है ना दोस्तों, इसको आप याद रखना। देखो ये है जो बायोम होगा ना, फॉर एग्जांपल डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, तो इन बायोमों में दोस्तों उनकी जो जैविक समानताएं है ना, इनके बीच जैविक समानताएं पाई जाएंगी। अब ये जैविक समानताएं क्यों पाई जाएंगी दोस्तों, क्योंकि बायोम के जो अजैविक घटक होंगे, एबायोटिक जो फैक्टर होंगे, फॉर एग्जांपल तापमान, वहां की जलवायु, मृदा, ये सब एक समान होंगे। इसलिए हम उसको ये कैटेगरी में बायोम की कैटेगरी में रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में देखिए, डेजर्ट का जो पूरा ये बायोम है, डेजर्ट बायोम, इसका तापमान अलग हो, एक जैसा होगा, इसकी जलवायु यहाँ पे एक जैसी होगी, यहाँ की मृदा भी लगभग एक समान होगी। सेम टुंड्रा बायोम देखिए दोस्तों, टुंड्रा बायोम का तापमान सेम होगा, जलवायु सेम होगी, यानी कि एबायोटिक फैक्टर जो है वो बायोम के सेम होंगे, इसीलिए वहां पर जैविक समानताएं पाई जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।